हेलो एवरीवन, दिस इज आवर फोर्थ सैम्पल पेपर सॉल्यूशन। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है हमारे पास डायग्राम। यहाँ पे एक सॉलिड है, इसको जब हीट करते हैं तो ये वेपर में हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है। क्लियरली ये हमारे पास क्या है, कुछ सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ए जो हमारे पास क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, NH4Cl हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें तो हीट करेंगे तो हमारे पास किस में टूटेगा, ये तो NH3 अमोनिया में टूटेगा और साथ साथ HCl का प्रोडक्शन करेगा। जब अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, तो अमोनिया गैस बनता है, साथ साथ NaCl का प्रोडक्शन होता है और वाटर का प्रोडक्शन होता है। अब इसमें रिएक्टिव कौन होता है, तो अमोनिया। अमोनिया फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो डी क्या बनेगा, हमारे पास NH4Cl बनेगा। NH4Cl का फॉर्मेशन करेगा। फर्दर NH4Cl का अगर हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास किस का प्रोडक्शन होगा, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन होगा, साथ साथ HCl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये कैसा होता है, वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। और वहीं पे HCl की अगर बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये आपस में दोनों फर्दर रिएक्शन करके हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मेशन कर देंगे, तो NH4Cl का प्रोडक्शन करेंगे और अल्टीमेटली वाटर का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है गिवन डायग्राम, इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है हमारे पास। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर है। सी और बी हमारे पास सेम प्रोडक्ट है। वहीं पे प्रोडक्ट ए की बात करें तो ए और डी हमारे पास क्या है, सेम टू सेम है, और साथ साथ ई भी हमारे पास क्या है, सेम है। अब ऑप्शंस पे देखें तो ए एंड ई आर केमिकली सेम, बिल्कुल सही है। ए और ई हमारे पास केमिकली सेम है तो ये स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट नहीं है। ए और डी भी हमारे पास केमिकली सेम है, डी एंड ई आर केमिकली सेम। तो बच क्या जाता है हमारे पास, सी और ई हमारे पास केमिकली सेम नहीं है तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आयरन फिलिंग्स में ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे आयरन पाउडर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही ऐड करेंगे तो ये बबल जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस जो होता है पॉप साउंड के साथ जलता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है जलने पे। तो यहाँ पूछा गया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड हमारा प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस, ये रॉन्ग है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी गलत है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस, ये भी फॉल्स है। जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस पास थ्रू ए ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड ऑब्टेन एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, द रिएक्शन एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड है हमारे पास, ये कॉपर सल्फेट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अल्टीमेटली कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेशन और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, और ये हमारे पास कैसा दे रखा है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, ब्लैक कलर का ये प्रेसिपिटेट है। यहाँ पे अगर बात कर ले तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से हमारे पास नीचे कौन आता है, तो कॉपर आता है। इसका मतलब कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से कौन डिस्प्लेस कर सकता है, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो सल्फेट आयन है ये हाइड्रोजन के साथ जा रहा है और जो सल्फाइड आयन है ये कॉपर के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास इनकरेक्ट पेयर पहचाना है इस क्वेश्चन में, है ना। द फॉलोइंग इनकरेक्ट पेयर इन द गिवन टेबल। यहाँ पे सबसे पहला अगर बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, तो ये कंबसन भी है और साथ साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ये हमारे पास सही है। ये PbNO3 की अगर बात करें होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन, ये भी सही है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट हमारे पास और जिंक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखा है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे कौन सा मेटल जो है हमारे पास हाइड्रोजन डिस्प्लेस करे डाइल्यूट एसिड से, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारे हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, व्हिच ऑफ द मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। एग्जैक्टली यहाँ पे नॉट डिस्प्लेसेस होना चाहिए, नॉट डिस्प्लेसेस। तो यहाँ पे जिंक की अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन से रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेस करेगा, सोडियम भी करेगा, मैग्नीशियम भी करेगा, लेकिन कॉपर हमारा डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे नॉट होना चाहिए था क्वेश्चन में, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बोले तो यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको मार्क करना है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे सबसे पहला ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही है, सही स्टेटमेंट को ठीक नहीं करना है। ये हमारे पास सही स्टेटमेंट है कि कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ऑल मेटल ऑक्साइड्स विथ वाटर गिव सॉल्ट एंड एसिड। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो सॉल्ट और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे पास क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी सब की अगर बात करें तो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन है या नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि जब भी हमारे पास कार्बन का अगर चेन दे रखा होता है उसमें हम सबसे पहले पहचानना सीखेंगे कि कब हमारे पास स्ट्रेट चेन होगा, कब हमारे पास ब्रांच चेन होगा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से हमारे पास कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो अपने को देखना है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो फर्स्ट वाले कार्बन की अगर बात करें तो ये फर्स्ट वाला कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसका डिग्री जो होगा 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यही सेकेंड वाले कार्बन की अगर बात करें तो ये 2 कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इस वाले कार्बन का जो डिग्री होगा वो 2 डिग्री हो जाएगा। वही इस वाले की अगर बात करें, सॉरी ये वाला जो हमारा कार्बन है 3 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे देख पाओगे, तो इसका डिग्री जो होगा वो 3 डिग्री हो जाएगा। इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो ये सिर्फ 2 ही के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2 कार्बन के साथ, एक इधर है और एक इस साइड है, तो इसका डिग्री जो होगा 2 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला कार्बन है जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 कार्बन के साथ क्या कर रहा है, एक कार्बन ये रहा कार्बन, ये रहा, और इसके एक बगल में ये रहा कार्बन, तो इसका डिग्री जो होगा 4 डिग्री हो जाएगा ये कार्बन। और ये वाला अल्टीमेटली हमारे पास एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है तो वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो हमारे पास स्ट्रेट चेन कब होता है, जब हमारे पास कार्बन जो होगा 1 डिग्री हो जाए या फिर 2 डिग्री कार्बन के साथ अगर रहता है, तब हमारे पास क्या होता है, ये स्ट्रेट चेन होता है, अनब्रांच्ड रहता है, स्ट्रेट चेन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारे ऑप्शंस पे अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास सारे जगह पे 1 डिग्री कार्बन ही मिल रहे हैं। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये भी हमारे पास 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और साथ साथ ये 1 डिग्री है। यहाँ पे भी देखा जाए तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, और ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी हमारे पास 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन है, और साथ साथ ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है, ये भी हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो ये कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो 3 डिग्री। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये स्ट्रेट चेन नहीं है। तो याद रखना है कि अगर स्ट्रेट चेन अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन चेन है तो उसमें कार्बन का जो डिग्री होना चाहिए या तो 1 डिग्री होना चाहिए या फिर 2 डिग्री होना चाहिए। ये डायग्राम किस चीज़ का दे रखा है, तो क्लियरली आप देख पा रहे हो ये नेफ्रॉन्स का डायग्राम है। फॉर द स्टार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ए लिविंग सेल रिक्वायर्स, कोई भी लिविंग सेल है तो रेस्पिरेशन स्टार्ट करने के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट होता है, इनिशियल हमारे पास रिक्वायरमेंट जो होता है केमिकल का वो कौन सा होगा, तो ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है। अगर ग्लूकोज अगर मिल गया, ऑक्सीजन अगर नहीं हुई, उसके इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो चाहिए अपने को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए अल्टीमेटली। तो 9th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। ह्यूमन मेल्स ऑल क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट 1। जो एक्सेप्ट 1 होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे पास मेल में या तो X हो सकता है या फिर Y हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd और 4th जो होगा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए करेक्ट आंसर होगा।
ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, यहाँ पे देखिए टेंड्रिल में ग्रोथ की बात की जा रही है। लाइट और ग्रेविटी के कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है। लाइट और ग्रेविटी के कारण जो होता है मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ की बात की जा रही है, मतलब कि हमारे पास सेल डिवीजन होगा। तो अगर पी प्लांट की अगर बात करें तो सपोर्ट को क्या करता है, टेंड्रिल जो होता है वो वाइंड अप कर लेता है, मतलब वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होता है और सपोर्ट को पकड़ता है। तो यहाँ पे सी नंबर और डी नंबर में देखें तो रैपिड सेल डिवीजन तो हो रहा है टेंड्रिल सेल, बट अवे फ्रॉम सपोर्ट, ये यहाँ ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास रॉन्ग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इन कॉन्टैक्ट विद सपोर्ट ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टेंड्रिल जो होता है सपोर्ट को क्या करता है, वो वाइंड अप, उसको लपेटता है, न कि सपोर्ट से दूर जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। स्पाइरोगैरा की अगर बात करें तो फिलामेंट से क्या होता है, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पावर कंजम्पशन दे रखा है केटली का, हमारे पास 1 किलोवाट दे रखा है और 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है। तो फ्यूज़ कितने मतलब रेटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, तो जितना हमारे पास करंट का यूज होता है जस्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेटिंग का अपने को क्या करना पड़ता है, फ्यूज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास VI होता है, साथ साथ अगर बात करें तो I² R होता है, और एक हमारे पास होता है V²/R। ये सारे पावर के फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपने को दे रखा है पावर अपने को दे रखा है 1000 वाट दे रखा है, और V की अगर बात करें तो हमारे को दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। अपने से पूछ रखा है करंट, क्योंकि फ्यूज जो होता है करंट पे ही डिपेंड करता है। तो करंट की अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, P/V हो जाएगा। तो आई यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 1000 वाट अपॉन 220 वोल्ट, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11/50 4460 4.5 एम्पियर के आसपास है हमारे पास क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो 4 एम्पियर का तो इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, ना ही 2 और ना ही 1। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 5 एम्पियर का अपने को क्या करना पड़ेगा, फ्यूज का रेटिंग होना चाहिए यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल वायर इन प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, एक करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में आई। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बिटवीन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ में किधर होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएंगे तो करंट का डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। तो हम अपने राइट हैंड को अगर कर्ल करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रहा है, और वही साउथ में बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में हमारा कहाँ जाएगा, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और साउथ में कहाँ होगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वायर के नीचे है ना, डायरेक्टली बिलो द वायर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास होगा बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी। सबसे ज़्यादा हीट किस में प्रोड्यूस होगा, तो सबसे पहले करंट देख लेते हैं। हीट का अगर फॉर्मूला जूल्स लॉ से आता है, H=I²RT, ये हम जानते हैं। या हमारे पास क्या होता है, VIT होता है, ये भी हमारे पास होता है VIT, जो चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अगर बात कर ले तो यहाँ पे करंट अगर निकाले इस वाले सर्किट में तो हमारे पास करंट जो होगा 6 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पे अगर R इक्विवेलेंट की अगर बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 4 ओम हो जाएगा, और करंट की अगर बात करें हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R इक्विवेलेंट हमारे पास 1 ओम हो जाएगा, और I की अगर बात करें हमारे पास 12 एम्पियर हो जाएगा। अगर सपोज कर लेते हैं सारे सर्किट में T टाइम के लिए क्या हो रहा है, हमारे पास करंट पास कराया जा रहा है, तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा सर्किट फर्स्ट में जो हीट प्रोड्यूस होगा H= कितना लिख सकते हैं, I²RT, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। R की अगर बात करें तो 2 ओम है, और टाइम हमारा T है, मतलब 72 हमारे पास क्या हो जाएगा, T जूल हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगा सर्किट 1 में। सेकेंड की अगर बात करें, हीट जो प्रोड्यूस होगा हमारे पास होगा 3 के स्क्वायर इंटू 4 इंटू T, 36 T जूल हमारे पास प्रोड्यूस होगा। और वहीं पे थर्ड नंबर वाले सर्किट की अगर बात करें तो हीट जो प्रोड्यूस होगा 12 का स्क्वायर इंटू हमारे पास 1 ओम इंटू T, हमारे पास कितना हो जाएगा 144 T जूल हमारे पास हीट जो होगा प्रोड्यूस होगा। तो मैक्सिमम हमारे पास किस में हो रहा है, थर्ड केस में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट टेकन
टू बी डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपस एंड द नीडल। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास करेक्ट है। सी की अगर बात करें तो बोला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। पैरेलल और इक्विडिस्टेंट आपको फिगर में नहीं दिख रहा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होते, ये सिर्फ मैग्नेट के अंदर ही पैरेलल होते हैं और इक्विडिस्टेंट होते हैं, लेकिन मैग्नेट के बाहर ये पैरेलल और इक्विडिस्टेंट नहीं है, ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। डी की वजह से बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें, बोला गया है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा पास होगा और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होता है, वीक होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होते हैं। और जहाँ पे पास होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे यहाँ पे अगर बात कर ले तो यहाँ पे कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वहीं पे इस पॉइंट पे अगर बात कर ले तो कैसा होगा, वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाले पॉइंट पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। यहाँ पे एसर्शन की अगर बात करें तो यही से दे रखा है। एजी सेल की अगर बात करें, सनलाइट में जैसे ही रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। एजी और क्लोरीन गैस का क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये सही है, एसर्शन तो सही है। रीजन की अगर बात करें, सिल्वर इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास, तो इसका जो रीजन जो दिया गया है ये करेक्ट नहीं है। रीजन तो सही तो है लेकिन करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion, that means ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंडल चोज अ नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ गार्डन पी प्लांट्स मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ये सही है कि पी प्लांट को उन्होंने चूज किया था। रीजन यहाँ पे दिया गया है, गार्डन पी है वेल डिफाइंड कैरेक्टर एज वेल बाइसेक्सुअल। ये भी सही है, बहुत सारे उसमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं पी प्लांट में और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, तो एसर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, जाइलम करता है, तो एसर्शन हमारा रॉन्ग है। इट इज़ बिकॉज सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम। ऐसा नहीं है, सीव ट्यूब किसी एनजीओ और जिम्नोस्पर्म की जब आप बात करते हैं तो एक में हमारे पास एब्सेंट रहता है, तो रीजन भी यहाँ पे रॉन्ग है हमारे पास, तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। एसर्शन दे रखा है, इन ए कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन मूविंग बट नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है कोई कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है इसका मतलब करंट भी उस कंडक्टर में पास कर रहा है, और उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारे पास फोर्स जो होता है जीरो लगता है। यहाँ पे केस स्पेसिफाइड नहीं किया है, किसी पर्टिकुलर केसेस में हमारे पास फोर्स जीरो लगता है। अगर सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट जो होता है इस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, करंट के डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस केस में हमारे पास क्या होगा, फोर्स जो होगा जीरो होगा। लेकिन अदर केसेस में फोर्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर लगेगा ही लगेगा, तो एसर्शन यहाँ पे रॉन्ग है हमारे पास। रीजन की अगर बात करें तो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल सही, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लगता है, तो यहाँ पे एसर्शन हमारे पास रॉन्ग है। रीजन करेक्ट है, बट रीजन जो होता है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन, यहाँ पे एसर्शन हमारे पास फॉल्स है और रीजन हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वाई वेसल्स, कुकिंग वेसल्स एंड वाटर बॉयलर्स जनरली मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम से क्यों बने होते हैं, तो इसके दो रीजन होते हैं। ये हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, जिस कारण से हम कुकिंग वेसल या बॉयलर्स को कॉपर या एल्युमिनियम से बनाते हैं। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट स्टिल इट इज़ गिवन इन प्लेस इन रिएक्टिविटी सीरीज। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, मेटालिक प्रॉपर्टी भी, मेटालिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी। नॉन मेटालिक, मेटालिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये एसिड में H+ मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। वही मेटल हाइड्राइड्स की अगर बात करें, सोडियम हाइड्राइड या हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड है, इस केसेस में क्या करता है, हाइड्रोजन का जो हमारे पास
स्टेट होता है वो H माइनस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ये शो करता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और यहाँ पे शो कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो होते हैं नॉन मेटल शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं वो मेटल शो करते हैं। तो एज यहाँ पे हाइड्रोजन के पास मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों होते हैं, जिस कारण से इसको रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस दिया गया है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दैट अकर अलोंग द गट ड्यूरिंग डाइजेशन। गट में होता है हमारे पास, गट कहने का मतलब फूड पाइप, गट कहने का मतलब यहाँ पे हो जाता है फूड पाइप, ओसोफेगस। फूड पाइप में होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा होता है, रिदमिक मूवमेंट होता है। रिदमिक यहाँ पे क्या होता है, तो दो तरीके का मूवमेंट चलता है, एक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा हमारे पास चलता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, ईजिली हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास बोलस का मूवमेंट होता है, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बोलस, इन मूवमेंट ऑफ bolus from food pipe to stomach। ये रिथमिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फूड पाइप में जो हमारे पास बोलस होता है, बोलस कहने का मतलब चूइड फूड होता है, चूइड फूड जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। और वो बोलस के मूवमेंट में क्या करता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है हेल्प करता है। हाउ आर ब्रीदिंग मूवमेंट्स आर कंट्रोल। ब्रीदिंग मूवमेंट्स की अगर बात करें तो ब्रीदिंग मूवमेंट्स को हमारे बॉडी में कौन कंट्रोल करता है, डायफ्राम। डायफ्राम की अगर बात करें तो ये एक मसल होता है। मसल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो बिलो चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के नीचे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली क्या करता है, जब हम इनहेल करते हैं, जब ब्रीदिंग मूवमेंट कहने का मतलब क्या होता है, दो मूवमेंट होता है हमारे पास, इनहेलेशन और दूसरा हमारे पास होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम हमारा कहाँ मूव करता है, तो नीचे की तरफ मूव करता है। जस्ट आप समझ लो कि सिरिंज की पिस्टन को अगर नीचे की तरफ खींचते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं, तो उसके अंदर हवा भरता है। तो इसी तरीके से डायफ्राम जब हमारा नीचे अगर मूव करता है तो लंग्स में क्या आता है, हमारे पास एयर फिल होता है। और इसी तरीके से एक्सहेलेशन के समय क्या होता है, डायफ्राम हमारा कहाँ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, और लंग्स से हमारे पास क्या होता है, एयर जो होता है आउट होता है, एयर जो होता है हमारे बाहर निकलता है। तो इस तरीके से डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है वो ब्रीदिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब यहीं पे अगर बात करें तो ब्रीदिंग रेट से क्वेश्चन आता है, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, साथ साथ अगर बात कर ले तो हमारे पास वोमिटिंग, ये कौन कंट्रोल करता है, तो ये मेड्यूला कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मेड्यूला कंट्रोल करता है, जो हमारे पास ब्रेन का एक पार्ट है वो इसको कंट्रोल करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, यूरिन पास ड्यूरिंग समर यूजुअली लेस इन क्वांटिटी एंड समवॉट थिकर, व्हाई इट इज सो, है ना। समर की अगर बात करें तो हमारे बॉडी से क्या होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होता है, स्वेटिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो वाटर का लॉस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, वाटर लॉस जो होता है इज मोर। अगर वाटर लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाए, जो यूरिन होगा, यूरिन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज हाई, है ना। कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्ट का कैसा होता है, हाई होता है, जिस कारण से कैसा होता है, थिक हो जाता है, सम व्हाट थिकर। और साथ साथ यहाँ पे वाटर लॉस ज़्यादा होता है, जिस कारण से समर में क्या होता है, जो हमारे पास यूरिन का क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी इज लेस, क्योंकि स्वेट के फॉर्म में हमारे बॉडी से क्या होता है, वाटर का जो इवेपोरेशन होता है ज़्यादा होता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, स्टेट द रीजन इन डिफरेंस इन डेविएशन। यहाँ पे देखिए, डेविएशन की अगर बात करें तो डेविएशन को डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा जो डेविएशन होता है ये बोलते हैं
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ हमारे पास क्या होगा, अगर बड़ा होगा, अगर वेवलेंथ हमारे पास बड़ा होगा तो डेविएशन कम होगा। तो यहाँ पे रेड की अगर बात करें, रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है, वॉयलेट का जो होता है वो छोटा होता है। तो डेविएशन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डेविएशन वॉयलेट में देखने को मिलेगा, और रेड में क्या होगा, डेविएशन सबसे लीस्ट होगा। तो यहाँ पे लीस्ट में क्या हो जाएगा, रेड कलर में सबसे कम लीस्ट देखने को मिलेगा, मोस्ट किस में देखने को मिलेगा, वॉयलेट में। वॉयलेट में देखने को मिलेगा जब भी ग्लास प्रिज्म से पास कराएंगे, क्योंकि डेविएशन जो होता है हमारे पास वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, नेम द पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज फॉर्म इन नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई में हमारे पास इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, तो रेटिना पे। रेटिना से अगर बात कर लें, रेटिना पे ही क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पे क्लियर इमेज बनता है, क्लियर इमेज बनता है। और येलो स्पॉट पे अगर बात करें, रेटिना पे ओवरऑल बात करें तो दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होते हैं और दूसरे कोन सेल्स होते हैं। रॉड सेल की अगर बात करें तो ये ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और कोन सेल जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से हमसे पूछा गया कि स्टेट हाउ इमेज पोजीशन चेंज इन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया की अगर बात करें, मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस नाम देख करके ऐसा लगता है कि पास का नहीं दिखता होगा, बट यहाँ पे नियर जो होता है काफ़ी बढ़िया दिखता है, लेकिन फार का जो होता है, दूर का चीज़ जो होता है यहाँ पे नहीं दिखता है। एग्जैक्टली यहाँ पे रीज़न, अगर डिफेक्टिव आई की अगर बात करें तो डिफेक्टिव आई में क्या होता है, जो इमेज होता है वो क्या होता है, रेटिना पे ना बन करके रेटिना से क्या होता है, पहले बन जाता है। ये हमारे पास आई लेंस है, अगर इन्फिनिटी से अगर कोई रे आ रहा है तो ये पहले ही क्या होता है, रेटिना हमारे पास ये है, रेटिना से पहले ही ये क्या कर जाता है, मीट कर जाता है। तो कॉज क्या क्या होते हैं मायोपिया के, तो फर्स्ट कॉज ये होता है, पहले हमारे पास हो सकता है आईबॉल छोटा रहा होगा, बट किसी डिफेक्ट के कारण आईबॉल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, आईबॉल इलोंगेशन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो हो सकता है कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये फोकल लेंथ क्या हो रहा है, इसका घट रहा है। फोकल लेंथ कब घट रहा है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिक्रीजेस। अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, लेंस जो सा कैसा होगा, थिक हो गया होगा। अगर लेंस अगर हमारे पास थिक रहता है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, घट जाता है। तो लेंस अगर मोटा हो जाता है या आईबॉल हम अगर हमारा बड़ा हो जाता है, इस केस में अपने को क्या होता है, मायोपिया। इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, तो ट्रीटमेंट में हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बाइकॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस में अगर बात करें तो नियर का ऑब्जेक्ट जो होता है नियर बाय नहीं दिखता है, लेकिन दूर का चीज़ जो होता है क्लियरली दिखता है। यहाँ पे अगर बात करें तो डिफेक्टिव आई में कुछ इस तरीके से होता है, जो हमारे पास ये हमारा आई लेंस है, तो यहाँ से जो रे आता है हमारे पास नियर पॉइंट से, नियर पॉइंट से जो रे आता है वो क्या होता है, आँख के रेटिना के पीछे जा करके एक दूसरे से मीट करता है। तो रेटिना पे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इसके कॉज की अगर बात करें तो एक तो हमारे पास हो सकता है कि आईबॉल पहले बड़ा था, अब ये आईबॉल कैसा हो गया होगा, छोटा हो जाता है। आईबॉल जो होगा श्रिंक कर जाता है। या फिर दूसरा हो सकता है फोकल लेंथ इंक्रीमेंट। फोकल लेंथ जो आई लेंस इंक्रीजेस। अगर फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास लेंस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, थिन हो रहा होगा। अगर हमारे पास अगर आई लेंस अगर पतला हो जाता है, उस केस में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। या फिर हमारे पास क्या हो जाता है, जो आईबॉल हो जाता है सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्लासिफाई द इकोसिस्टम एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम है,
एक्वेरियम की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण। मैराइन की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम है। क्रॉपलैंड की अगर बात करें यहाँ भी ह्यूमन इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे जिंक की अगर बात करें, ये कार्बन के साथ क्या किया रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ZnO का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और साथ साथ कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें तो हमारे पास दे रखा है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से MnO2 की अगर बात करें, मैंगनीज डाइऑक्साइड HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो मैंगनीज क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, वाटर और साथ साथ क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंगनीज का यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और साथ साथ HCl में क्या हो रहा है, HCl में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास पहले -1 ऑक्सीडेशन में था, अब यहाँ पे क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो जिस कारण से क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है और नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका रीज़न स्टेट करना है। फर्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो कॉपर और जिंक के बीच में, तो जिंक हमारे पास क्या होता है, आयरन से भी रिएक्टिव होता है, साथ साथ कॉपर से भी रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज का ये छोटा सा पार्ट है। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन ये फिजिबल है क्योंकि जिंक हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। नेक्स्ट यहाँ पे जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा आयरन, तो ये रिएक्शन हमारे पास फिजिबल नहीं है क्योंकि आयरन जो होता है जिंक से लेस रिएक्टिव होता है। यहाँ पे आयरन और जिंक है, तो जिंक जो होगा आसानी से फेरस सल्फेट में से आयरन को रिप्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन भी फिजिबल है। रीज़न क्योंकि जिंक हमारे पास आयरन से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रोल ऑफ म्यूट्स कहने का मतलब सिंपल सा होता है म्यूकस। म्यूकस जो होता है हमारे पास क्या होता है, हमारे इनर स्टमक के इनर लेयर को कोरोड होने से बचाता है। म्यूट्स प्रोटेक्ट्स इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम corrosion and acidity as well as from ulcer। अल्सर से प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ कोरोड होने से बचाता है। एसिडिटी, अगर कोरोड हो जाएगा तो एसिडिटी फील होता है, और कोरोजन जब हो जाता है, ये म्यूकस का लेयर जब हमारे पास स्टमक से हटता है तो अल्सर हो जाता है। तो अल्सर से भी क्या करते हैं ये म्यूकस जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। हाउ एग्जिस्ट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड, है ना। सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि जब हमारे पास फूड जो होता है स्टमक से जब बाहर निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब मूव करता है तो किस तरीके से रेगुलेट होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो स्टमक के अंदर जब हमारा फूड आता है तो फूड पे होते हैं 3 मेजर जो हमारे पास कंपोनेंट है, तो वो एक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो HCl है, पेप्सिन, और एक हमारे पास है लाइपेज। लाइपेज जो होते हैं वो फैट को तोड़ते हैं, फैट पे एक्ट करते हैं। पेप्सिन जो होते हैं प्रोटीन पे। अब यहाँ पे HCl की अगर बात करें तो इसका 2 काम होता है, ये एसिडिक मीडियम तैयार करता है ताकि पेप्सिन हमारा और एक्शन ऑफ पेप्सिन को एक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, तो HCl वो प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या होता है, बैक्टीरियल किलिंग में हेल्प करता है। बैक्टीरियल किलिंग में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये यहाँ पर स्टमक में इन तीनों का रोल हो गया। अब स्टमक की वॉल्स की अगर बात करें तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्या होता है, जो फूड होता है हमारे पास वो कैसा होता है, चर्न हो जाता है। चर्न कहने का मतलब ये हमारे पास छोटे छोटे पार्ट में टूट करके ये मिक्सअप हो जाता है कंप्लीटली, और अल्टीमेटली काइम का फॉर्मेशन करता है।
और काइम जो होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में पायरोलिक स्फिंक्टर के थ्रू क्या होता है, मूव कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर डज द फूड इंटर फ्रॉम स्टमक, स्टमक में कहाँ से इंटर करता है, तो फ्रॉम ओसोफेगस। तो ओसोफेगस या ईसोफेगस दोनों ही वर्ड सही है ना। तो फूड जो होता है हमारे पास फूड पाइप से एंटर करता है स्टमक में। स्टमक के शेप की अगर बात करें तो सी शेप होता है या फिर हमारे पास जे शेप होता है, ये दोनों ही शेप स्टमक के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच मिरर डू यू यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू की तरह इस्तेमाल किया जाता है कॉन्वेक्स। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, स्टेट द नेचर एंड पोजीशन। एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेकर के आपको बताना है पोजीशन और नेचर क्या होगा इमेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, एक्सप्लेन ब्रीफ, कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग इन नेचर। यहाँ पे अगर बात करें बोला गया कन्वेक्स जो लेंस होता है कन्वर्जिंग नेचर का होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, इफ वी pass to a straight lines or a straight beam of light through a convex lens, then all the beams get collected over a particular point। जितने भी हमारे पास रे है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है किस नेचर का है, कन्वर्जिंग नेचर का है। रे डायग्राम के साथ शो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड। ये किस तरीके का इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इमेज के अगर ये हमारे पास क्या है कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास क्या है इमेज है इसका, रियल और इन्वर्टेड है, मतलब ये हमारे पास नीचे होगा और कितने दूरी पे है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोल रखा है एच आई जो है हमारे पास किसके बराबर है, एच ओ के बराबर। इसका मैग्निफिकेशन कहने का मतलब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द पावर भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे प्लेस करना चाहिए कि हमारे पास मैग्निफिकेशन 1 आ जाए, तो ये स्टैंडर्ड केस है हमारे पास। 2F पे जब अपन प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो केस आएगा वो सेम टू सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ की अगर बात करें 2F का मतलब हमारे पास कितना है, 50 है। 2F का मतलब हमारे पास 50 है, इसका मतलब F का मतलब हमारे पास 25 हो जाएगा। और हमारे पास पावर जो होता है कॉन्वेक्स का पॉजिटिव ही होता है। सबसे पहले मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा हमारे पास। तो पावर की अगर बात करें तो 1/F दैट मीन्स 100/25 डायोप्टर। तो हमारे पास आंसर जो होगा 4 डायोप्टर इसका क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा। और साथ साथ हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट। तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से कहाँ जाता है, साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द गिवन रीजन आर गेटिंग क्राउडेड, व्हाट डज इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोज है, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा कैसे हैं, दूर दूर पे है, स्प्रेड हो रखे हैं, तो हमारे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वीक मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब मैग्नेट कैसा होगा, मैग्नेट भी हमारे पास वीक होगा। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि हमारे पास क्राउडेड हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए गिवन रीजन गेटिंग क्राउडेड, व्हाट डज इट इंडिकेट्स। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, तो हम बताएंगे उस पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। तो AC से लॉन्ग, AC से हम क्या कर सकते हैं, AC में पावर लॉस कम होता है, पावर लॉस इज लेस इन कंपैरिजन टू DC। DC सोर्स से क्या होता है, DC सोर्स में पावर लॉस ज़्यादा होता है बट AC सोर्स में पावर लॉस कम होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन AC से हम कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक सर्किट।
इलेक्ट्रिक मीटर का क्या काम होता है? तो इलेक्ट्रिक मीटर जो कैलकुलेट करता है या बोल सकते हो मेजर्स एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना, एनर्जी कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको क्या करता है ये मेज़र करता है। अर्थिंग की अगर बात करें, हेल्प इन डिस्चार्जिंग ऑफ एक्सेस चार्ज। अगर हमारे पास किसी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर अर्थिंग जैसे ही हम दे देंगे इसको, तो इस पर से क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज जब खत्म हो गया, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल में। अगर यहीं पे अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज होता, इसको भी अपन क्या कर देते हैं, अर्थिंग से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये भी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रल में। न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल कहने का मतलब कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं होता। तो अर्थिंग क्या करता है, डिस्चार्जिंग का काम करता है। डिस्चार्जिंग कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी चार्ज अगर ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट है तो उसको खत्म कर देता है। नेक्स्ट है लिस्ट 2 प्रिकॉशन व्हाट शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग दो कंडीशन से होते हैं। एक तो एक ही सॉकेट में हम मल्टीपल अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं, do not use multiple appliances in one socket। एक सॉकेट में मल्टीपल अप्लायंसेस को यूज़ नहीं करना चाहिए जिसके कारण ओवरलोडिंग होता है। तो इससे बचेंगे तो ओवरलोडिंग नहीं होगा। दूसरा हमारे पास कंडीशन ये होता है ओवर रेटेड हम डिवाइस, जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे घर में 220 वोल्ट का हमारे पास सप्लाई आता है, लेकिन कोई ऐसा अगर हमारे पास डिवाइस है जो 500 वोल्ट से ऊपर क्या करता है, ये इसको वोल्टेज चाहिए ऑपरेट होने के लिए, उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या डिवाइस जो कहलाएगा ओवर रेटेड डिवाइस कहलाएगा। और जब ओवर रेटेड डिवाइस को इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उस केस में ओवरलोडिंग होता है। बाय प्रिवेंटिंग यूज ऑफ ओवर रेटेड डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। साथ साथ अगर बात करें तो एयर पॉल्यूशन भी होता है। एयर पॉल्यूशन किस तरीके से होता है, तो पॉलन ग्रेन्स का एग्जांपल लोगे, पॉलन ग्रेन के कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। और साथ साथ अगर बात करें तो वाटर पॉल्यूशन होता है फर्टिलाइजर्स के कारण। फर्टिलाइजर्स के कारण सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल हार्मफुल इफेक्ट्स है जो इन्वायरमेंट पर देखने को मिलता है। इसी को एक्सप्लेन कर देना है किस तरीके से ये होता है। हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है इथेनॉल जब हमारे पास एयर में बर्न करेगा तो फर्स्ट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इथेनॉल रहा CH3CH2OH। ये अगर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। बी नंबर में बोला गया इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है। इसका मतलब इथेनॉल के पास कैसा होता है, इथेनॉल जो होता है एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल जो होता है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा CH2OH। अगर सोडियम मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा CH3CH2ONA जो होता है, इसी को पढ़ते हैं सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। और साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास इथेनॉल किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, एसिडिक होता है समवॉट ये। सी नंबर है इथेनॉल हीटेड विथ अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की अगर बात करें कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें CH3CH2OH, जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं KMnO4, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है और रिएक्शन के बाद ये इथेनोइक एसिड का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। डी नंबर की बात करें तो यहाँ पे बोला गया इथेनॉल इज हीटेड विथ इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में अगर जो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन होगा, ये हमारे पास इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है। ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब होता है तो हमारे पास CH3COO CH2CH3, ये हमारे पास क्या है, इथाइल इथेनोइट इसको पढ़ते हैं।
इथाइल इथेनॉइड, ये हमारे पास कंपाउंड बनता है जो कि इसको एस्टर भी बोलते हैं, ये हमारे पास एस्टर होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, और साथ साथ वाटर बनता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्या होता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है, एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो भी हमारे पास स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, उसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इथेनॉल इज हीटेड 443 केल्विन एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास इथेनॉल, जब इथेनॉल को हीट किया जाता है 443 केल्विन पे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, इस केस में क्या होता है हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है और यहाँ पे इथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे H2O जो बनता है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या होगा, रोल ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और यहाँ पे इथीन का हमारे पास फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो केमिकल टेस्ट में अगर बात करें तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है हमारे पास, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होगा, ब्रोमीन वाटर का जो टेस्ट होगा ब्राउन कलर परसिस्ट करेगा, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जैसे ही वेपर जो होगा ब्रोमीन वाटर से पास करा जाएगा तो ब्रोमीन वाटर जो कैसा होगा, डीकलराइज हो जाएगा। दूसरा आप टेस्ट लिख सकते हो KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का टेस्ट जो होता है, इसका कलर जो होता है पर्पल होता है, पर्पल होता है, और डाइल्यूट जब रहता है तो पिंक होता है। तो जैसे ही हमारे पास सेचूरेटेड अगर सॉल्यूशन का वेपर इससे पास कराया जाता है तो कलर हमेशा रहेगा, पिंक कलर रहेगा, लेकिन अनसेचूरेटेड, जैसे ही अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन का वेपर यहाँ पे पास कराया जाएगा तो इसका कलर जो होगा डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, पिंक कलर फेड कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करें, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेन बर्न्स इन एयर। इथेन की अगर बात करें CH3, इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, साथ साथ वाटर का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस अगर करें तो 2 कार्बन है, इधर भी हमारे पास 2 कार्बन होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन की अगर बात, हाइड्रोजन की अगर बात करें 6 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 कर दिया। ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे 7/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। शोइंग टाइप ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, यहाँ पे एनर्जी जो होगा रिलीज होगा, किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा और साथ साथ लाइट के फॉर्म में होगा। ये भी क्वेश्चन में पूछ रखा है, शोइंग द टाइप ऑफ एनर्जी लिबरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि CH4 अगर यहाँ पे अगर मीथेन की अगर बात करें और क्लोरीन जो होगा सनलाइट में जब रिएक्ट कर रहा है, तो मीथेन की अगर बात करें ये सेचूरेटेड कंपाउंड है। अब सेचूरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, एक हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा रिमूव होता है और उस हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिमूव हो रहा है, उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है, तो इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए बोल देंगे रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज ए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। साथ साथ यहाँ पे देखिए सब्सटीट्यूशन और एक हमारे पास यहाँ से कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा एडिशन रिएक्शन का, एडिशन और सब्सटीट्यूशन। तो एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। सब्सटीट्यूशन कौन देते हैं, तो सेचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जब अगर हमारे पास अनसेचुरेटेड का अगर कंपाउंड होगा तो येलो फ्लेम के साथ वो जलेगा, येलो सूटी फ्लेम। एंड अगर वही हमारे पास अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा तो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है, यूज ऑफ कॉन्डम इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द सेक्सेस इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्ट, जस्टिफाई स्टेटमेंट। यहाँ पे दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये फर्स्ट यहाँ पे अगर रीजन देख ले तो STD से क्या करेगा, दोनों पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करेगा, STD से प्रोटेक्शन देगा। और दूसरी अगर बात करें तो प्रिवेंट
अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको मेंशन करने थे। नेक्स्ट आप देखिए, हाउ डू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प इन अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है वो क्या होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कहने का मतलब एग रिलीज। एग रिलीज को ही क्या कर देता है, ये बंद कर देता है। ओव्यूलेशन वाला जो हमारा प्रोसेस होता है इस पर रोक लगा देता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिस कारण से क्या होगा, अगर एग प्रोड्यूस हो नहीं रहा है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी को ये क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास बोला गया सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। कहने का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्स को हम क्या करते हैं, एबॉर्ट कराते हैं। एबॉर्ट कहने का मतलब क्या होता है, प्री मैच्योर किलिंग और इन्फेंटिसाइड आप बोल सकते हो, है ना। जो यहाँ पे सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन का कहने का मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर सेक्स को अगर क्या कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, अगर कोई लोग अगर नहीं चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, एबॉर्ट करा देते हैं। प्री मैच्योर स्टेज में ही क्या कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। इसको अदर लैंग्वेज में अगर बोला जाए सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन की, तो यहाँ पे इन्फेंटिसाइड बोल सकते हो। और खासकर मेजरली अगर बात करें तो फीमेल इन्फेंटिसाइड देखने को मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज इट इफेक्ट द हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी में क्या होगा, मेल और फीमेल के बीच का जो गैप है, ये गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा। तो हमारे पास जो सोशल बैलेंस है जो सोसाइटी का, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन बाइनरी फिजन। अब देखिए बाइनरी फिजन की अगर बात करें तो बाइनरी फिजन में 2 प्रोसेस होता है। एक तो हमारे पास कैरोकाइनेसिस और दूसरा हमारे पास साइटोकाइनेसिस। बाइनरी फिजन में सबसे पहले कैरोकाइनेसिस होता है, दूसरे बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होता है। तो इसको स्टेप वाइज आपको दिखाना है। अब ये भी मेंशन करना है कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है इसको कैरोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है बाइनरी फिजन में, उसके बाद साइटोप्लाज्म का होता है। इसको डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो आप ईस्ट का दिखा सकते हो। वाई डू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो उनका वे ऑफ रिप्रोडक्शन है कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट यहाँ पे अगर बात करें रीजन हमारे पास बिकॉज ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्गन आर प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स में स्पेसिफाइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। और साथ साथ अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स एंड स्टेजेस and also takes long time। समय भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होता है। यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस कारण से हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वे ऑफ क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, व्हेन करंट पास थ्रू सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द सर्कुलर कॉइल नियर दी सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक। जो भी हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं और कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट। करंट अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे इस वायर से हम दूर जाएंगे, रेडियस इसका बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वीक होता चला जाएगा। फर्स्ट चीज़ तो ये, यहाँ पर रेडियस ऑफ द कॉइल है ना, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा किस चीज़ पे डिपेंड होता है, रेडियस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। रेडियस जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फर्स्ट चीज ये हो जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स
नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा हम क्या कराएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे इस कॉइल का, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये कहानी का सार यहाँ पे 3 पॉइंट में दे रखा है। करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, रेडियस ऑफ द कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके ऊपर दे रखा है स्ट्रेट राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की अगर बात करें तो अपने को क्या करना होता है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, और जो हमारे पास 4 फ्री हमारे पास क्या होता है, जो फिंगर्स बच जाते हैं उसको अगर कर्ल करते हैं फ्रीली, तो जिस डायरेक्शन में हमारा फिंगर मूव करेगा वो डायरेक्शन क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल में अगर बात करें, थंब किधर होना चाहिए, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, और हमारे पास फिंगर, कर्ल्ड फिंगर, जो हमारे पास फिंगर मूव करेगा वो क्या बताएगा, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पावर लाइन कैरिंग ए करंट ऑफ 100 एम्पियर ईस्ट से वेस्ट। एक हमारे पास देख लीजिए, ये हमारे पास है नॉर्थ, ये हमारे पास है साउथ, ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास वेस्ट है। यहाँ पे बोला गया है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये रहा हमारा वेस्ट। एक पावर लाइन हमारे पास, इसमें कितना 100 एम्पियर जो हो रहा है करंट जो है पास कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर बिलो इट। 1 मीटर बिलो इट की अगर बात करें तो राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाओगे तो नॉर्थ से साउथ आपको दिखाई देगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड आप फील करोगे। तो डायरेक्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड comes from north to south, नॉर्थ से साउथ की तरफ आता हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ कर्व वी गेट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यहाँ पे देखिए सर्कुलर कॉइल के कारण हमारे पास क्या होता है, किस तरीके का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारे पास फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए कर्व किस तरीके का बनता है, तो कंसेंट्रिक कर्व होता है। ये कैसा होता है, कंसेंट्रिक कर्व। इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, कंसेंट्रिक कर्व, कंसेंट्रिक कर्व। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इफ ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और ये हमारे पास कैसा होगा, साउथ पोल होगा। तो जो हमारे पास अर्थ का नॉर्थ पोल जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, और जो अर्थ का हमारे पास साउथ पोल होता है, ज्योग्राफिकल साउथ, वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। अब इसमें बोला गया है कि हमारे पास क्या हो रहा है, एक करंट कैरिंग वायर इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे करंट इस तरीके से कैरी कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास किधर है, नॉर्थ से साउथ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे आप लगाओगे फ्लेमिंग्स का रूल लगा लो आप, लेफ्ट हैंड थंब रूल। यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल आप लगाओगे तो हमारे पास क्या होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स जो होगा, है ना, फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, प्यूरिफिकेशन के बारे में बता रखा है किस तरीके से है। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास बोल रखा है, नेम द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर का ही कोई सॉल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हो गया। यहाँ पे कॉपर हमारे पास है, व्हिच वन ऑफ द टू रिएक्शन अकर्ड एट एनोड एंड कैथोड। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, एनोड पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन इस केस में हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन अगर हो रहा है तो ये किस पे होगा, कैथोड पे। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, मतलब यहाँ कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा, एनोड पे ये चीज़ होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट इज एनोड मड। एनोड मड हमारे पास क्या होता है, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज कलेक्टेड बिलो एनोड। एनोड के नीचे हमारे पास यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज कलेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। और नेम टू मेटल्स विच कैन बी रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, तो कोई भी दो रिएक्टिव एलिमेंट का नाम रखो, सोडियम हमारे पास हो गया, एल्युमिनियम हो गया हमारे पास। इन दोनों की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से क्या किया जाता है, इसको रिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं the growing size of human population is cause of concern of all. The rate of the birth rate and death rate of a given population determine the size, है ना। Reproduction is the process by which organisms increase their population. The process of sexual maturation for reproduction is gradual and taken general body growth still। यहाँ पे देखिए पूरा कहानी दे रखा है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चन की अगर बात करें, लिस्ट टू कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होता है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होता है। साथ साथ अगर बात करें वॉइस डिफरेंस, वॉइस इन बॉयज ऐसा हो जाता है रफ, रफ या होर्स बोल सकते हो, होर्स हो जाता है। लेकिन भाई गर्ल्स की अगर बात करें, गर्ल्स में कैसा होता है, श्रिल हो जाता है, श्रिल हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड। फिटिसाइड कहने का मतलब क्या होता है, अगर फीमेल कोई चाइल्ड होती है तो उनको प्री मैच्योर स्टेज में उनका किलिंग कर दिया जाता है मदर फिटस के अंदर, मदर बॉडी के अंदर ही, तो इसी को बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। यहाँ पे इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो मेल और फीमेल के बीच का जो गैप है, जेंडर रेशियो है, उसको बोलते हैं जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो की अगर बात करें तो जेंडर रेशियो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो सोशल बैलेंस जो होगा, सोशल बैलेंस ऑफ सोसाइटी गेट डिस्टर्ब्ड, सोशल बैलेंस जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए किन किन फैक्टर पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, राइट टू फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर है, तो एक तो हमारे पास हो जाता है डेथ रेट और दूसरा हमारे पास होता है बर्थ रेट। ये दोनों ही क्या रेट जो होते हैं अल्टीमेटली मेजरली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये हमारे पास पूरा कहानी दे रखा है ऑप्टिक्स का। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए रे ऑफ लाइट इंटर्स इनटू द ग्लास फ्रॉम एयर, डज इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पे ग्लास से, ग्लास में जा रहा है, एयर से कहाँ पे जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। तो ग्लास हमारा कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर है, डेंसर है, और ये हमारे पास रेयरर है। तो ये सही बोला, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यस बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल इसका आंसर होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस कोई यूनिट नहीं होता, ये कैसा होगा, यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसके पास कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे देखिए ग्लास फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। स्पीड इन ग्लास पूछ रखा है, स्पीड इन एयर और स्पीड इन ग्लास मान लेते हैं v है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना आना चाहिए, 1.5। स्पीड अगर बात करें तो 3 × 10⁸ होता है हमारे पास एयर में। ग्लास में अगर बात करें तो हमारे पास v मान रखा है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/2 यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 से 3 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। और ग्लास की अगर बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लास में स्पीड हो जाएगा लाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डज लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हिच ऑफ द 3 पैरामीटर्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंजेस। तो यहाँ पे देखिए वेवलेंथ हमारे पास क्या हो रहता है, चेंज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैसा रहता है, रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। वेवलेंथ हमारा चेंज होता है, वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम रहता है।